हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले उत्तराखंड एसीएफ एग्ज़ाम सीरीज़ पार्ट 2 की। तो आइए देखते हैं पूरी डिटेल्ड एनालिसिस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम मंदिर है? इसके ऑप्शन में अगर हम देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयपुर का बैराट मंदिर। अगर हम इसके दूसरे ऑप्शन को देखें, जैसे सांची का मंदिर संख्या 17, तो ये गुप्ता एरा के टाइम पे यानी कि 400 ईडी ईस्वी पूर्व बनाया गया था। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ये तक्षशिला का जदियाल मंदिर, जो कि तक्षशिला यानी कि जो गांधार की कैपिटल भी थी, और ये 700 ईसा पूर्व बनाया गया था। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ये है ग्वालियर का तैली मंदिर, यानी कि जो मध्य प्रदेश में स्थित था, और ये हिंदू टेम्पल था जो कि 8 से 9 शताब्दी में बनाया गया था। और अगर हम बात करें जो हमारे ऑप्शन नंबर सी की, यानी कि जयपुर का बैराट मंदिर, ये भी एक बुद्धिस्ट टेम्पल था जो कि अशोका ने 3rd सेंचुरी BCE में बनाया था। और यहाँ पे कुछ बैरात और कलकत्ता बैरात के माइनर रॉक एडिक्ट्स भी हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो ये कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी जो ज्वाइन की थी वो 1943 में करी थी। और इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो रास बिहारी बोस और मोहन सिंह द्वारा बनाई गई थी। और अगर हम बात करें नेताजी की, तो नेताजी ने ये 1943 में ज्वाइन करी थी, और वहीं से इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। उस टाइम पे ये सिंगापुर में थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। चलते हैं फिर 23वें क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिम सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईरानी, जिनको हम पर्शियन भी कहते हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, तो खैबर और पख्तूनवा, वहाँ पर 2 दर्रे हुआ करते थे जहाँ से विदेशी आक्रमणकारी अक्सर इंडिया पर अटैक किया करते थे। और आज के ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कहलाते थे। ईरानियों के साथ साथ ही यहाँ पर शक और हूणों ने, काफ़ी विदेशी आक्रमणकारियों ने टाइम टू टाइम इंडिया पे अटैक यहाँ से किए थे। जैसे अगर हम बात करें कुषाण की, तो वो भी एक इंडो ग्रीक थे जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के थ्रू इंडिया पे अटैक किया था। और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जैसे कि नागसेन के द्वारा रचित मिलिंद पन्नों में भी मिलता है। नागसेन ने कुषाण को मिनांडर भी कहा था। और अगर हम बात करें ब्रिटिश इंडिया के टाइम की, तो वहाँ पे भी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था काफ़ी वल्नरेबल पोजीशन थी, और जो ब्रिटिश थे उन्हें हमेशा ही फियर रहता था कि रशियन एक्सपेंशन करके इंडिया पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के थ्रू अटैक ना कर दें। तो 23वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईरानी। बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। 2019 में कितने लोगों को ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 लोगों को 2019 में ग्रीन पीस नोबेल पुरस्कार मिला। ग्रीन नोबेल प्राइज़ को गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ भी कहते हैं, और 1989 से यह दिया जाना शुरू किया गया था। रिचर्ड एन गोल्डमैन एक फिलियंथ्रोपिस्ट थे, उन्होंने ही इसको शुरू किया था। और इसमें जो इनामी धनराशि होती है वो होती है USD 2 लाख, और 2019 में 6 लोगों को दिया गया था। लिंडा ग्रीसिया US की, इनको भी ग्रीन नोबेल प्राइज़ मिला था। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन जी का गठन 1927 में किया गया था, और 1928 में वो भारत आया था। तो उसी का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, और अंग्रेजी सरकार ने उन पर लाठी चार्ज कराया था, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला जी की डेथ 1928 में हुई थी, और 1 महीने बाद भगत सिंह और राजगुरु ने उनकी डेथ का विरोध को प्रोटेस्ट करने के लिए जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। 26वें क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो ये भूकंप की उत्पत्ति का स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाभि, जिसको हम बोलते हैं फोकस।
भूकंप यानी कि अर्थक्वेक को हैरी हैस और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के थ्रू हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और भूगर्भ में जिस पॉइंट पर जो वाइब्रेशन होती है उसको हम बोलते हैं नापी, और जो सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर यानी कि अभिकेंद्र। बात करते हैं अगर 27वें क्वेश्चन की, तो 27वां क्वेश्चन है सुनामी निम्न में से किसका परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूकंप। और देखिए सुनामी में भी क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंदर की जो प्लेट्स होती हैं उनमें वाइब्रेशन होता है, और इस वजह से जो सरफेस पे जो वाटर होता है उसमें डिस्टर्बेंस होती है और वो सुनामी का यानी कि एक ब्लेंडर का, एक फ्लड का रूप ले लेती है। बात करते हैं अगर 11वें क्वेश्चन 28वें क्वेश्चन की, तो इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देहरादून। यहाँ पे हरिद्वार भी है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये दोनों जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट्स हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस यानी कि हरिद्वार और देहरादून दो जो स्टेट्स काफ़ी पॉपुलेटेड हैं, तो इसमें देहरादून डी आंसर सही हो। बात करते हैं अगर 29वें क्वेश्चन की, ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रिहंद नदी पर। रिहंद नदी पर ये बांध बनाया गया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बिकॉज ये जो बांध है वो रिहंद, रेणुका और सोन पर भी है, तो पर आयोग ने जो इसका आंसर लगाया वो है रिहंद पर। बात करेंगे 30वें क्वेश्चन की, तो ये भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल। रबड़ जो होता है वो लेटेक्स वृक्ष की छाल से बनाया जाता है, और भारत में अमूमन जो सदर्न मोस्ट स्टेट्स होते हैं वहाँ पे रबड़ का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केरल। बात करेंगे 31वें क्वेश्चन की, ये मैकमोहन रेखा मध्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन। इन दोनों देशों की जो सीमा का निर्धारण मैकमोहन रेखा से होता है। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल होती है। भारत एवं बांग्लादेश भी इसका आंसर नहीं होगा, भारत और म्यांमार भी इसका आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करें भारत और बांग्लादेश की, तो ड्यूरेंट लाइन जो होती है वो इन दोनों कंट्रीज़ को डिवाइड करती है। अब देखते हैं 32वें क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अगर हम बात करें कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र की, तो इसको हम राइस बॉल भी कहते हैं, राइस बॉल ऑफ इंडिया। और ये दो स्टेट्स में ज़्यादा है यानी कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। अब इसको राइस बॉल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है तो वहाँ पे 20,000 किस्म की जो राइस की वेराइटीज़ पाई जाती है। और अगर हम बात करें राइस बॉल ऑफ वर्ल्ड की, तो फर्टाइल मेकॉन्ग डेल्टाइक रीजन ये भी एक क्षेत्र है, इसको राइस बॉल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ पे भी गुड क्वालिटी ऑफ राइस मिलता है। तो ये फर्टाइल मेकॉन्ग डेल्टाइक रीजन जिसको राइस बॉल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, ये वियतनाम में है। 33वें क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो है कावेरी नदी पर, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट और जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। और जो गोरसपा जलप्रपात के बाद ये दूसरे नंबर पे आता है। जो गोरसपा भी कर्नाटक पर है और उसकी हाइट 253 मीटर के आसपास है, और ये शरावत रिवर पर आता है। अगर हम बात करें हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ कंट्री की, तो कुंचिकुल जलप्रपात ये हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ कंट्री है और सेकंड हाईएस्ट इन एशिया है। ये कुंचिकुल जलप्रपात वराही रिवर पर है, और जो गोरसपा का नंबर इसके बाद आता है। और जितने भी हाईएस्ट और लार्जेस्ट वाटरफॉल हैं वो सारे के सारे कावेरी नदी पर, वो सारे के सारे कर्नाटक पर ही हैं। देखते हैं 34वें क्वेश्चन को, मेलाइट खनिज है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि तांबा। मेलाइट या मेलाचाइट ये एक तांबे का खनिज होता है। इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है Cu2CO3OH2। बात करते हैं अगर 35वें क्वेश्चन की, उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। बात करते हैं 36वें क्वेश्चन की, तो ये निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक यानी कि पॉलीमर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि या ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लास्टिक। पॉलीमर की अगर हम बात करें तो ये दे आर एक्सटेंसिवली फाउंड इन द नेचर, यानी कि वो प्रकृति में भी पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक पॉलीमर्स होते हैं। जैसे वुड हो गया, सेलुलोज हो गया, रबर हो गया और सिल्क हो गया, ये सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर्स में आते हैं एक्सेप्ट प्लास्टिक के, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है, वो एक एथिलीन का बहुलक होता है
बात करते हैं 37वें क्वेश्चन की, तो ये है फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दांत। चलते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। ये है विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जनन द्रव्य डीएनए में। जैसा कि हमको पता होता है ये डीएनए जो होते हैं वाहक होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ ये गुणसूत्रों का संचालन करते हैं। बात करते हैं अगर 29वें क्वेश्चन की। 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पर ये पुस्तक जो है विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है और ये पुस्तक 1909 में लिखी हुई है, जो थोड़ा पुरानी है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की। ये है पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तंबाकू। देखिए पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा जो था वो टोबाकू का था और इसको सबसे पहले कमर्शलाइज जो किया था वो चाइना ने किया था 1982 में। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का पहला फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो प्लांट था वो था कॉटन, यानी कि बीटी कॉटन। जैसा कि हमें पता ही है ये एक हाइब्रिड प्रजाति होती है कॉटन की। बात करते हैं 41वें क्वेश्चन की। पोलियो की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विषाणु, जिसको हम वायरस भी कहते हैं। पोलियो एक वाटरबॉर्न वायरस है और इसकी वजह से पैरालिसिस भी होता है। और अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ये कंटामिनेटेड वाटर, फूड और कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और पुअर सैनिटेशन की वजह से भी हो जाता है। पोलियो वैक्सीन 1955 में बनी थी और पोलियो से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे। बात करते हैं 42वें क्वेश्चन की। तो ये दही में कौन से बैक्टीरिया बहुतायत में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़, जिसकी वजह से दूध जो होता है दही में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये फर्मेंटेशन का काम करता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए यानी कि साल्मोनेला स्पीशीज और ई कोलाई की, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूध में पाए जाते हैं, बट ये बहुतायत में दही में नहीं पाए जाते। दही में ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैक्टोबैसिलस ही बहुतायत में पाया जाता है। बात करते हैं 33वें क्वेश्चन की, यानी कि ओजोन परत में छेद का गठन किस स्थान के ऊपर अधिकतम पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंटार्कटिका। और ये ऐसे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है जो काफ़ी ठंडे होते हैं, यानी कि अंटार्कटिका। इसका रीज़न ये होता है कि जो वेरी लो टेम्परेचर इन द अंटार्कटिका स्ट्रेटोस्फीयर कॉज पोलर स्ट्रेट क्लाउड्स है ना, वहाँ पे पोलर स्ट्रेट क्लाउड्स बनते हैं और ओजोन खोल का जो फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाता है। अंटार्कटिका ड्यू टू स्पेशल क्लाउड्स फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फीयर, और ये स्पेशल जो क्लाउड्स होते हैं ये क्लोरीन और ब्रोमीन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, जो भी पोल्यूशन होता है जैसे उस पोल्यूशन से जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन गैस रिलीज़ होती है, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इनकी वजह से भी जो ओजोन लेयर होती है उसमें होल हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, यानी कि निम्न में से कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि या क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2। हाइड्रोजन, क्लोरीन और SO2 ये 3 गैसेस जो होती हैं वो एसिड रेन के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उसमें एक येलोइश मार्क बना देती है, जिससे कि उनकी नेचुरल ब्यूटी और जो शाइन होती है उसको काफ़ी हानि पहुंचती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द मेन कॉज ऑफ एल्गल ब्लूमिंग इन एक्वाटिक सिस्टम इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूट्रोफिकेशन। देखिए एल्गल ब्लूमिंग यानी कि जिसको हम शैवाल प्रस्फुटन भी कहते हैं, अगर ये कहीं पे होती है तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो वहाँ पे वाटर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी डेटोरियोरेट कर रही है, यानी कि वो काफ़ी ख़राब हो रही है, और जिसका जो मेन रीज़न होता है वो यूट्रोफिकेशन होता है, यानी कि हमारे जो वाटर होता है उसमें जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, उसका जो BOD लेवल होता है वो डिक्रीज होता है, तो इसी को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं और इसकी वजह से एल्गल ब्लूमिंग होती है।
बात करते हैं अगर 46 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज नियरेस्ट टू द अर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रोपोस्फियर, जो अर्थ की सबसे नियरेस्ट लेयर होती है, और उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर होती है ना, तो सबसे जो नीचे वाली लेयर जाएगी वो जाएगी ट्रोपोस्फियर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लीक ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट को MIC भी कहते हैं, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CH3NCO या फिर C2H3NO भी लिखा जाता है, और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली रबर्स के लिए होता है, यानी कि जो एक एडेसिव्स के लिए काम आता है। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में ये गैस लीक हुई थी, और उसमें अराउंड 5000 पीपल्स वेयर डाइड एज पर द गवर्नमेंट डेटा। बात करते हैं अगर 48वें क्वेश्चन की, विच साइंटिस्ट यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्नेस्ट हेग। हमारे जो पर्यावरण और जो आसपास का जो इकोसिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं इकोलॉजी को फ्रेम करता है। आगे चलते हैं, देखते हैं 49th क्वेश्चन को, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी सस्टेन्ड इन अ गिवन एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैरिंग कैपेसिटी। बात करते हैं अगर 50वें क्वेश्चन की, pH ऑफ नॉर्मल रेन वाटर इज अबाउट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5.6। अगर हम बात करें एसिड रेन की तो इसकी pH जो होती है 4.0 के आसपास होती है, और अगर हम बात करें क्लीन रेन की तो इसकी pH जो होती है 5.0 से 5.5 के आसपास अराउंड होती है, और ये स्लाइटली एसिडिक होती है। बात करते हैं अगर 51वें क्वेश्चन की, वर्किंग ऑफ सोलर सेल इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि नॉन ऑफ दीज, बिकॉज इसका जो आंसर होगा वो होगा फोटोवोल्टिक इफेक्ट। जो सोलर सेल्स होते हैं वो फोटोवोल्टिक इफेक्ट में काम करते हैं। अगर हम बात करें इसके ऑप्शंस की तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज वो एक टिंडल इफेक्ट है, और टिंडल इफेक्ट जो होता है वो जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं जैसे मिल्क हो गया तो वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, और वो सोलर सेल में नहीं होता। लेज़र टेक्नोलॉजी भी अलग होती है, थर्मल एमिशन कुछ हद तक मिलता है, बट एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक इफेक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें सोलर सेल की तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो कुछ हद तक डायोड से मिलती है, यानी कि जिसमें एन टाइप और पी टाइप से भी कंडक्टर होते हैं, और थ्रू इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के थ्रू उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो एक DC करंट की फॉर्म में बनती है, और उसको हम तुरंत यूज़ भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। बात करें अगर 52वें क्वेश्चन की तो ये आहार के उस घटक को नामित कीजिए जो उसी रूप में आत्मसात यानी कि पाचित हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शर्कराएं। बात करते हैं 53वें क्वेश्चन की, भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीनेजोइक। देखते हैं 54वें क्वेश्चन को, ये है निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि O2। जितनी भी डाईऑटोपिक गैसेज होती हैं यानी कि ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन और N2, ये नॉर्मली ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती हैं, इनको ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसका कारण ये होता है कि ये ट्रांसपेरेंट होती है इंफ्रारेड लाइट के लिए। जो O2 और N2 होती है वो दो आइडेंटिकल एटम बनाती है, और जो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। तो अगर हम देखें O2 और N2 जिनसे 90% वातावरण का निर्माण होता है, वो एक इंफ्रारेड फोटॉन्स को अवशोषित नहीं करती हैं, जिस वजह से उनको ग्रीन हाउस गैसेस की श्रेणी में नहीं रखा गया है। देखते हैं अगर 55वें क्वेश्चन को, पूरा जलवायु यानी कि पोलियो क्लाइमेट का अध्ययन किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये जो सारे ऑप्शन हैं ये सारे के सारे सही हैं। पेलियो क्लाइमेट एक स्टडीज़ होती है जिसमें हम पास्ट क्लाइमेट के बारे में जानकारी जुटाते हैं, और पुराने क्लाइमेट का अध्ययन करने के लिए साइंटिस्ट के पास डेटा की बहुत कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, इम्प्रिंट्स को जुटाया जाता है, यानी कि जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो एविडेंसेस होते हैं, और उनके थ्रू क्लाइमेट प्रॉक्सीज के थ्रू ही इनका अध्ययन किया जाता है। तो रॉक्स हो जाते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, ट्री रिंग्स होती हैं, कोरल आइस शीट्स होती हैं, ये सारे के सारे पैलियो क्लाइमेटिक अध्ययन के लिए काम आते हैं। बात करेंगे 56वें क्वेश्चन की,
तो ये आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का विजेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 27 को अगर हम देखें तो ये डॉप्सन यूनिट निम्न में से किसको मापती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको हम डॉप्सन यूनिट के थ्रू मापा जाता है। डॉप्सन यूनिट की अगर हम परिभाषा देखें तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ लेयर ऑफ प्योर ओजोन, यानी कि ओजोन लेयर को बनाने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो संख्या होती है उसको ही हम डॉप्सन यूनिट कहते हैं। ये जो ओजोन लेयर होती है वो 0.01 मिलीमीटर थिक होती है एट अ टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm, यानी कि बात करते हैं 58वें क्वेश्चन की। उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय और संवेदनशील क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बागेश्वर और चमोली। अगर हम बात करें कुछ डिस्ट्रिक्ट की जैसे चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, ये सारे के सारे जोन 5 में आते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और WIHG देहरादून ने इन क्षेत्रों को और इन डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी वल्नरेबल घोषित किया गया है। अगर हम देखें US नगर, नैनीताल, हरिद्वार, चंपावत, पौड़ी, अल्मोड़ा, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जोन 4 में आते हैं। बात करते हैं 59वें क्वेश्चन की। गुजरात के मोरबी डैम फटने की घटना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1979। देखिए मोरबी डैम को मचुचू डैम भी कहते हैं बिकॉज ये मचुचू रिवर के में कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ है। बात करते हैं 60 क्वेश्चन की। चौरनेबरी में 1986 में हुई आपदा किस प्रकार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाभिकीय प्रकार की। बात करते हैं 61वें क्वेश्चन की। भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष क्रियान्वित हुआ था यानी कि इम्प्लीमेंटेशन में आया था? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था वो 2005 में आया था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2005। इस एक्ट के थ्रू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी गठन किया गया था और NDMA की ही तर्ज पर ही स्टेट्स में SDMA भी होती है जिसका काम डिजास्टर मैनेजमेंट और गाइडलाइंस को प्रोवाइड कराना होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 44 और 45 में NDRF का भी गठन किया गया था जिसको हम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बोलते हैं, जो कि आई आपदा में सहायता प्रदान करता है। बात करेंगे 62 क्वेश्चन की। तो ये निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सोडा कांच। ग्लास का निर्माण जो होता है वो लिक्विड सैंड के थ्रू बनाया जाता है। ग्लास को हम हीटिंग ऑर्डिनरी सैंड के थ्रू बना सकते हैं, जो कि मोस्टली SiO2 की जो सोडा लाइम ग्लास होता है वो काफ़ी लीस्ट एक्सपेंसिव होता है। उसमें 60 to 75% सिलिका, सोडा और लाइम की मात्रा भी पाई जाती है। बात करते हैं 63rd क्वेश्चन की। निकट दृष्टि का तकनीकी नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मायोपिया। निकट दृष्टि तो उसमें जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो काफ़ी ब्लरी होते हैं और जो नियर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो काफ़ी क्लियर होते हैं। बात करेंगे 64वें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2019 में भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषित जिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कानपुर। अभी हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 में आई थी जो कि IQ एयर के थ्रू बनाई जाती है। इसमें गाजियाबाद को भी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के तौर पे बताया गया था और फॉलोड बाई होटान इन चाइना, यानी कि होटान चाइना जो मोस्ट वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी थी। बात करते हैं 65वें क्वेश्चन की। तो ये निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बग। बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऑप्शन की। तो बस जो होती है वो ट्रांसमिशन के काम आती है, तो वो कभी एरर नहीं हो सकती, और हाइबरनेट जो होती है वो जावा प्रोग्रामिंग और डेवलपिंग के काम आता है। तो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी। बात करते हैं 66 क्वेश्चन की। ये है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन बी। विटामिन्स की अगर हम बात करें तो विटामिन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं फैट सोल्यूबल और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। और अगर हम KEDA की बात करें तो ये जो सारे विटामिन्स होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, और विटामिन बी और सी की बात करें तो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। सिंस एलिमिनेटेड इन यूरिन, हेंस इट रिक्वायर्ड
डेली। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कुछ डेज और अप टू 6 मंथ्स के लिए वो स्टोर्ड हो सकते हैं। इसीलिए जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं यानी कि जैसे विटामिन बी और सी उनकी हमें ज़रूरत डेली होती है। चलते हैं 67 क्वेश्चन में, जिनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोजिला फायरफॉक्स। बात करते हैं अगर 68वें क्वेश्चन की, तो ये इनमें से कौन एक ट्रांसमिशन यानी कि संप्रेषण का माध्यम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मॉडेम। मॉडेम एक डिवाइस होती है और एक प्रोग्राम होता है विच इनेबल्स कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा। वो केवल डेटा को ट्रांसमिट करने के काम आता है। बात करते हैं 59वें क्वेश्चन की, जिनमें से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंपाइलर। देखिए इसमें जो इंटरप्रेटर होता है इट ट्रांसलेट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन करता है, और अगर हम कंपाइलर की बात करें तो इट ट्रांसलेट एंटायर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। बात करते हैं अगर 70वें क्वेश्चन की, तो ये भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि यूनियन यूटीज़ हैं, और वो बढ़ के अब 9 हो चुकी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9। देखते हैं 71वें क्वेश्चन को, तो ये इनमें से किसका प्रयोग करके आप वेब पेजेस को बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि HTML, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। एंड मैनी वेब पेजेस कैन ऑल्सो मेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट कोड। इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ये तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता है। और जो ऑप्शन नंबर ए देखें तो वो HTTP होता है यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जैसे TCP और IPs होते हैं। और अगर हम बात करें SMTP की, तो वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो भी इसके आंसर हो सकते हैं। बात करते हैं अगर 72वें क्वेश्चन की, तो ये एक बाइट में निम्न में से किसके समतुल्य होती है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 बिट्स। और 1 किलो बाइट में जो होते हैं 1024 बाइट्स भी होते हैं। तो आज हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 72 तक। तो बने रहिए इस वीडियो सीरीज़ के साथ और देखते रहिए नेक्स्ट पार्ट।